Recording in progress. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास ना यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन का क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इस पॉसिबिलिटीज़ को हमें करने के लिए ना सबसे पहले आप बहुत बेहतर है कि फार्मूलाज को नोट कर लें कि फार्मूले जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो फार्मूला नंबर 1 हमारे पास, ये सिर्फ एक नोट है, आप इसको बेशक बाद में याद रख लेना, या आप जो है इसको, ये क्वेश्चन का सलूशन का हमारे पास हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर ये है जी, हमारे पास पहला फार्मूला इसमें है सरफेस एरिया, यानी आपके पास सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट ऑफ ए कर्व, यानी कर्व भी है सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। कर्व कोई भी दी जा सकती है, लेकिन इसके अंदर आपने जो है ये देखें हम किस तरीके से लिख रहे हैं, आप उसी तरह जो है वो हमारे पास लिख लेना। इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, और उसके बाद यहाँ पर अबाउट एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कोई एक लिमिट हमारे पास आएगी, और एक्स इज इक्वल टू बी, और साथ यहाँ पे वाई, और इन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसका फार्मूला 1 + dy ओवर डी एक्स, इसका होल स्क्वायर, और होल का अंडर रूट है जी हमारे पास, इंटू डी एक्स। ये आप नोट कर लेना, यहाँ पे मुकम्मल नहीं लिखा गया, खैर आप नोट कर लें, डी एक्स है हमारे पास इंटीग्रल के उसके बाद अंडर रूट के बाद। उसके बाद दूसरा फार्मूला है जी हमारे पास, इसमें सरफेस एरिया, फिर दोबारा हम लिख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, यानी ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व about surface area of revolution, surface area of a revolved of a curve, चले यूं कर लेते हैं, revolved about y axis। पहले x एक्सिस था, अब जो है वो हमारे पास y एक्सिस है। ये क्या मुराद है इसकी, ये हम यहाँ पर करते हैं, इज इक्वल टू, यानी आपके पास किस तरीके से लिखा जाएगा जी, ये हमारे पास 2 पाई, और यहाँ पर इंटीग्रल, और y इज इक्वल टू, अब लिमिट y की होगी अगर अबाउट y एक्सिस हमारे पास है, y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। ये केस 2 हमारे पास इसको कर सकते हैं। उसके बाद y, और फिर उसके बाद अंडर रूट, यानी स्केयर रूट हमारे पास होगा, और यहाँ पे होगा 1 + dy ओवर डी एक्स का होल स्केयर, ये हमारे पास लिखा जाएगा जी, और स्केयर रूट जो है वो मुकम्मल यहाँ तक है, और डी इसकी लिमिट है। उसके बाद ये डी वाई, ये सरफेस एरिया है जी हमारे पास इसका अबाउट, ये होते क्या है इसको हम ही आपके सामने जो है यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि ये हमारे पास सरफेस एरिया से हम मुराद क्या लेते हैं। फिलहाल हम पहले हम फार्मूले लिख रहे हैं। उसके बाद जी एक फार्मूला हमारे पास ये है जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, कि ये तो है जब कार्टेशियन के अंदर आपके पास इक्वेशंस दी गई हो,
यानी y और x की फॉर्म के अंदर, ये दोनों फार्मूले उस वक्त अप्लाई होंगे। और लेकिन अगर dy होगा तो आपके पास हमेशा y की लिमिट होगी, अगर dx होगा तो हमेशा लिमिट जो है वो आपके पास x की होगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज और है, इसके अंदर अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी जाए, यानी पैरामीट्रिक के साथ अगर हमारे पास दे दी जाए, तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, दोनों हमारे पास जो है वो लिखी जाएंगी। जबकि आपके पास इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। याद रहे कि ऊपर पहले दो फार्मूले जो होंगे वो कार्टेशियंस के हैं, और ये फार्मूला जो है ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका है पैरामीट्रिक का है। तो इसके अंदर ये है जी 2 पाई, फार्मूला जरूर नोट करें आप यहाँ पर। और लिमिट जो होगी वो थीटा होगी या जिसमें भी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है, थीटा इज इक्वल टू ए। यानी अगर ये जरूरी नहीं कि थीटा में ही आपके पास जो है वो, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा ऐसे ही हो, ऐसे नहीं है। ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 3t, यानी इस तरीके से भी हमारे पास लिखी जाती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास ये कंसीडर की जाती है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर एक्स होगा अगर अबाउट एक्स एक्सिस है, और उसके बाद ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा जी 1 प्लस डी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि ये 1 प्लस का हमारे पास नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास इसमें ये हम कर लेते हैं जी सही इसको। इसमें आपके पास ये है कि इसमें आपके पास आएगा जी यहाँ पर देखिए जी, हमारे पास इसमें 1, यानी आपके पास आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। अगर ये एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या कहते हैं इसमें हो, क्या कहते हैं थीटा में हो, तो फिर ये इस तरह लिखा जाएगा प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी ना बुनियाद है जिसके ऊपर हमें याद रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कर्व को हल करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है डी थीटा, और अगर ये टी में होगा तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी का स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्केयर इंटू डी टी आ जाएगा। बाकी ये फार्मूला जो है, लिमिट जो होंगी वो टी इज इक्वल टू ए होंगी। जब हम इसकी, अब हम आते हैं जी इसका फोर्थ फार्मूला, फोर्थ हमारे पास, यानी कि आपके पास फोर्थ फार्मूला क्या हमारे पास होगा। फोर्थ फार्मूले में आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर तो इसके अंदर आपके पास, मैं अब इसकी एस स्टैंड फॉर ए सरफेस, ए स्टैंड एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए कर्व, यानी कि ये हम इस तरह लिखना चाहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ ए कर्व अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस अगर हमारे पास हो इन पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये थर्ड और फोर्थ बार बार कह रहा हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के तहत हमारे पास लिखे जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है 2 पाई। अब मैं टी में लिखकर आपको दिखाता हूँ, या थीटा में ही चले जाने देते हैं, वरना थी उसके अंदर भी लिखा जा सकता है। थीटा इज इक्वल टू ए, अब देखें दोबारा वही फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे ना वाई आ जाता है। जो थर्ड फार्मूला है इसके अंदर यहाँ पर आप गौर करें तो आपके पास ये वाला इस जगह पर एक्स है, और यहाँ पे आपके पास वाई है। पर यही एक फर्क है, बाकी फार्मूला जो है वो वैसे ही है जिस तरीके से पहले मौजूद था।
अब यहाँ पे है यानी थर्ड और फोर्थ में मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन हम चूंकि मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इस डिफरेंस को मामूली नहीं समझना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास है डी एक्स का थीटा प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्केयर, और उसके बाद ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यानी डी थीटा, ये है जी हमारे पास वे, ये क्या चीज है जी हमारे पास, याद रहे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक क्वेश्चंस हैं। पैरामीट्रिक क्वेश्चंस के थर्ड और फोर्थ फार्मूलाज हैं। पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक क्वेश्चन, और उसकी पहचान क्या है जी हमारे पास, उसकी पहचान हमारे पास ये है कि इसके अंदर ना पैरामीटर्स में वो आपके पास इस तरह की फॉर्म होगी। एग्जांपल हम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी इस तरह ए कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, या y इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो कर्व है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आपके पास क्या कहती हैं, सर्कल की इक्वेशन है। और जिस तरह ये है x इज इक्वल टू टी और y इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू 3t या 2t, हमारे पास 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई होल 3, यानी ये हमारे पास ये जो है ना, अगर गौर करें ये x इज इक्वल टी, वाई इज इक्वल टू टी, ये हमारे पास है। इसकी ये जो आपके सामने मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, जो हमने सवाल हल करना है, ये इसकी जो है ना, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास मौजूद है, लिहाजा हम इसके अंदर जो सवाल हल करेंगे वो हमारे पास इस किस्म का होगा जिसमें इन चार में से कोई एक पॉसिबिलिटीज आएगी। उसके अलावा हमारे पास याद रहे कि हमारे पास और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम वक्त के साथ डिस्कस करेंगे। यानी चार पॉसिबिलिटीज फिलहाल ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसके अंदर कोई भी जो है एम्बिग्युइटी नहीं है। लेकिन ये सवाल जरा एक ट्रिक के साथ भी दिए जाते हैं, तो वो सवाल ट्रिक के साथ क्या दिए जाएंगे वो हम बाद में हल करेंगे। ये उसको मैं केस 1, केस 2, केस 3 इसी तरह करके वो हल करेंगे, और इसी सवाल को मैं तकरीबन 8 तरीकों से हल करूंगा। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको 8 तरीके से 8 मेथड से जो है वो हल किया जाएगा। और आपने हर मेथड को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है ये नहीं मालूम होता कि ये कौन से मेथड के साथ एग्जाम के अंदर दे दिया जाएगा। और इसको सरफेस एरिया को हम कहते क्या हैं, ये मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको सरफेस एरिया से मुराद हमारे पास क्या है। ये देखें जी हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम, ताकि मेरी फिगर वाजे हो, यहाँ पे आप सबसे पहले ना यहाँ पे ये देखें, ये आपका एक्स एक्सिस है, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये 2D की फिगर होती है हमारे पास। एक्स एक्सिस ये है जी हमारे पास, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है जी हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और इसको हम कह लेते हैं जी, इसके अंदर एक को हम कह लेते हैं एक्स एक्सिस, एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस। यानी इस तरह हमारे पास है जी। उम्मीद है कि ये फिगर आपको नजर आ रही होगी। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इस तरह ये फिगर हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके अंदर ना आपके पास ये 2D है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हम यहाँ पे ना इसका एक फिगर करते हैं, यानी इस तरह एक कर्व है इस तरीके से। अब ये कर्व हमारे पास क्या कहते हैं, कभी ये कहेगा ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली कर्व जिसपे मेरी फिंगर है यहाँ पे, ये फिंगर जो है हमारे पास, ये फिंगर जो हमारे पास है इसके ऊपर, इसको ना इस तरह रोटेट करना है चारों तरफ, इस तरह ये हमारे पास इस तरीके से रोटेट करना है। तो अगर आप रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास एक कोण हासिल होती है। कभी ये कहेगा एक्स एक्सिस के गिर्द इस लाइन को, यानी ये लाइन जो है इसको रोटेट करो, या जो कर्व होगी। अब कर्व जो सी है वो सर्कल हो सकती है, इलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। मेरे सवाल के अंदर ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहती है, जो कि है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और कभी ये कहेगा इस y एक्सिस के गिर्द इसको रोटेट किया जाए, तो ये इस तरह रोटेट करनी है। जब आपके पास इस तरीके से रोटेट करेंगे तो तब भी ये अगर गौर करें तो ये कोण हासिल होती है हमारे पास। तो ये दो सिचुएशंस हैं, कभी ये अबाउट y एक्सिस के गिर्द कहता है, कभी ये यानी अबाउट y एक्सिस के गिर्द किसी कर्व को, कभी x एक्सिस के गिर्द। मिसाल के तौर पर अगर ये कर्व कहता है ये x एक्सिस है, और इसको जो है ना इसके, अब ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, अब इस लाइन को हम वो कहता है कि आपने इस तरह रोटेट करना है। तो आप देखेंगे कि ये एक पाइप बनेगा जो कि हॉलो होगा, हॉलो पाइप हमारे पास होगा।
तो हॉलो पाइप अगर हमारे पास होगा तो इसको आपने यूं करना है, जब ये पाइप हासिल हो जाए तो उसके ना दरमियान में से काट लेना है, काट के फिर आप उसको फैला दें। जब फैलाएंगे तो फिर उसकी सरफेस को मैयर करें जिस तरीके से आपके घर का फर्श है, फ्लोर है, आप फ्लोर को जन सा है मैयर करना होता है, तो वो आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो बिल्कुल सही फार्मूला है कि अगर वो रेक्टेंगल फॉर्म का है आपका फ्लोर, और उसके बाद अगर स्केयर का है तो स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये याद रहे जहन के अंदर कि आपके पास इसके अंदर एक चीज का जरूर जहन में याद रखिएगा कि हमारा जो फार्मूले हैं सरफेस एरिया, ये हमारे पास आपको जो है वही सवाल का जवाब, वो तमाम फार्मूलाज को फॉलो करते हैं जो आप इससे पहले पढ़ के आए सरफेस के लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि अगर ये इसको दरमियान में से, अब अगर मैंने ये कहा था ये अगर एक्स एक्सिस है, इसको मैंने रोटेट किया तो ये कौन थी, कौन को दरमियान में से कैंसिल काट दें इस तरह करके कौन को, और ये इसका ओपन फेस है, फिर इसको फैला लें और फिर इसका सरफेस एरिया मैयर करें तो आपको नजर आएगा कि वो सरफेस एरिया जो है वो क्या है, वो हमारे ये चार फार्मूले बता देंगे। चारों फार्मूला में से किसी एक है, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने लिमिट बतानी है कि ये इसकी लिमिट यहाँ पर क्या है, यानी इधर इस जगह पर क्या है, जो कभी वो एक्स है, कभी और कभी अगर एक्स एक्सिस के रोटेट करने हैं तो हमें एक्स की ही लिमिट चाहिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है। और अगर और दूसरी लिमिट की कहाँ तक करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो बहुत बड़ी है, ये स्ट्रेट लाइन तो कभी भी एंडलेस है, ये वाली स्ट्रेट लाइन एंडलेस है हमारे पास, यानी कि ये इस तरह चल रही है, लेकिन इसको हमें बताना पड़ता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक की डिस्कशन करनी है। और अगर आपके पास इस तरीके से है और आप चाहते हैं कि ये एक कर्व है इसको रोटेट करना है, तो फिर आपको फिर y की लिमिट बतानी पड़ेगी, यानी यहाँ से ये y की लिमिट आप बताएंगे कि y की लिमिट इस जगह क्या है, जहां से जितना हिस्सा आप कर्व का, अगर आप इतना कर्व का हिस्सा डिस्कस करना चाहते हैं तो इसमें y की लिमिट जो भी होंगी वो y की लिमिट बतानी पड़ेगी। अगर y एक्सिस के गिर्द आपने राउंड करना है, अगर x एक्सिस से गिर्द करना है तो इतनी, यानी आप यूं समझें कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे यानी कि इस जगह पर आपके पास के ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों की लिमिट मालूम करनी है। अगर किसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, जैसा मिसाल के तौर पर चूंकि इस लाइन ये लाइन है और 2D लाइन है, तो जो हम पढ़ के आए पहले, तो 2D लाइन के अंदर इसके कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 6, 7 अगर आपके पास x को डिस्कस करना है तो x इज इक्वल टू 6 होगा यहाँ पर, अगर इसको रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। और दूसरा पॉइंट है, और अगर y को करना है y की लिमिट में तो 6, 7 में फिर लिमिट लेंगे y इज इक्वल टू 7। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर आप आ जाए इधर, फॉर एग्जाम्पल इसके कोऑर्डिनेट है 10, 11, तो आपने क्या करना है, यानी अब आपने ये देखना है कि आपने डिस्कस किसको करना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें आ जाएंगे, यानी हम चाहेंगे बड़ी आसानी से मालूम हो जाएंगे, कैसे मालूम होंगे वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो y इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी सवाल में देखेंगे जब हम हल करेंगे, तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं 10, 11 है और डिस्कस करना है मैंने x एक्सिस को, तो x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 10, ये इसकी दूसरी लिमिट होगी। और y इज इक्वल टू 11, अगर आपके पास कहते हैं y एक्सिस के गिर्द इसको रोटेट करना है, आपने ये देखना है कि अगर y एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है तो इसके कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट में से y कोऑर्डिनेट लेंगे और इससे भी y कोऑर्डिनेट लेंगे। और अगर आपने x एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है इस कर्व को जो कि 2D है, और तो फिर आपके पास इसमें से x कोऑर्डिनेट लेंगे और इसमें से भी x कोऑर्डिनेट लेंगे। दूसरा बात ये है, और इसको हम y एक्सिस मान रहे हैं, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पर आपका x एक्सिस है। अब हमारे पास क्या सूरत हाल है जी, यानी कि ये आपका x एक्सिस है। एक चीज और, जब हम उसे रोटेट करते हैं ना किसी भी चीज को, चाहे आप एक्स एक्सिस को रोटेट करें, कोई भी कर्व हो, ये कर्व जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसकी स्ट्रेट लाइन की बजाय आपके पास ये हो सकता है कि ये एक सर्कल हो सकता है ये पैराबोला ये हो सकता है इलिप्स हो, ये कोई भी कर्व हो सकती है। जिसको आपने रोटेट करना है वो हमें बताएगा सवाल के अंदर, जैसा कि इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो 3y इज इक्वल टू x+1, ये हमारे पास इस सवाल को है, और हमने सवाल में फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ये चार फार्मूलाज मैंने आपके सामने रखे। अच्छा जी, अब उसके बाद ये है कि हम सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन में 2D से
3D में मूव करते हैं, यानी 3D का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव करते हैं और वो कर्व को हासिल करते हैं। और वो कर्व जब हासिल हो जाती है, जैसा ये देखें, यूं रोटेट किया, यूं आपने इसको, अगर ये वाई एक्सिस किया मिसाल के तौर पर वाई एक्सिस, तो फिर उस कर्व को कैंची से काट के, आप यूं समझें सीजर से काट के, सीजर से, और उसको यूं फैला लेंगे जिस तरह एक कपड़ा फैलाते हैं, कपड़ा को स्प्रेड करते हैं, फिर उसका सरफेस एरिया मेजर करें तो ये वही सरफेस एरिया होगा जो हमारा फार्मूला बताएगा, जो आपके पास ये 4 फार्मूले सामने नजर आ रहे हैं। ये 4 फार्मूले जो अभी आपने लिखे हैं, उनमें से किसी एक फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि बताएगा कि किस फार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलते हैं जी इसको नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। हमारे पास हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास लिखा जाएगा, इसके अंदर जी सवाल ये है कि अगर आप गौर करें हमारे पास के सवाल में आपके पास पूछा क्या गया, यानी सवाल में आपसे पूछा ये गया है, इसके अंदर अभी आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास सवाल है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 3y2x+1 अबाउट एक्स एक्सिस। ये देखें अबाउट एक्स एक्सिस का है। असल पॉइंट जो हमारे पास है ना वो ये है कि इसने हमें पूछने का एक पॉइंट ये हो गया कि अबाउट एक्स एक्सिस है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एक्स एक्सिस है तो इसकी लिमिट जो सी है वो भी एक्स एक्सिस में, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट आपने जरूर ध्यान में रखना है कि किस में लिमिट मौजूद है। एक्स इज इक्वल टू कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स में लिमिट होनी चाहिए ये वाली, अगर नहीं है तो अगर वाई में हो गई, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास यहाँ आपके पास एक्स एक्सिस लिखा हुआ है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि ये चीज अबाउट एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके पास लिमिट जो सी है वो एक्स एक्सिस में हो सकती है या वाई एक्सिस में। लेकिन अगर वाई एक्सिस में हो गई तो इसे कन्वर्ट करेंगे एक्स एक्सिस में, क्योंकि सवाल अल्हम्दुलिल्लाह, तो सवाल चूंकि हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस है, लिहाजा यहाँ पे लिमिट जो सी होगी वो आपके पास अबाउट एक्स एक्सिस होनी चाहिए, नहीं होगी तो कन्वर्ट करेंगे, नहीं होंगी तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 लिखा होता तो हम इसे इसकी वजह से, ये जो लिखा हुआ है इसकी वजह से फिर हम इसे x में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड की जानिब कि आपके पास यहाँ पर किस तरीके से और कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो हमारे पास ये है कि फार्मूला साफ तौर पे नजर आ रहा है कि फार्मूला हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस वाला कौन सा है। तो अबाउट एक्स एक्सिस वाला फार्मूला हमारे पास ये है जी, ये फार्मूला है। और चूंकि ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब पूछा जाए कि बाकी 4 क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम 4 क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, इसमें से ये फर्स्ट क्यों अप्लाई करेंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो है ना कर्व जिसको हमने रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, वो कार्टेशियन में है, वो पैरामीट्रिक में नहीं है। लिहाजा या तो फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा, यानी फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये भी कार्टेशियन का फार्मूला है सरफेस एरिया मालूम करने का, और उसके बाद ये भी कार्टेशियन का फार्मूला है सरफेस एरिया मालूम करने का, जबकि ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक हैं, थर्ड वन और फोर्थ वन। लिहाजा थर्ड और फोर्थ तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन ही आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी ये वाली इक्वेशन आपके पास इन्होंने इसमें दे रखी है, इसमें दी हुई है आपके सामने, क्या कहते हैं कार्टेशियन में दी हुई है। लिहाजा सेकंड फर्स्ट ही अप्लाई होगा। अगर लिमिट होती वाई, यानी कि अगर यहाँ लिखा होता वाई एक्सिस, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन कर्व में है, तो फिर फार्मूला जो है वो हम वाई एक्सिस वाला अप्लाई करते हैं, यानी कि ये सेकंड ये वाला फार्मूला फिर हम ये अप्लाई करते हैं। अब फिलहाल ये नहीं है हमारे पास, लिहाजा हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं जी ये फार्मूला नंबर 1। तो वो नंबर 1 अप्लाई करते हैं और देखते हैं जी इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा। बड़ा आसान सा सवाल साबित होगा ये हमारे पास जब हम इस सवाल को हल करेंगे। आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें जी अब हम सवाल हल करते हैं। सवाल को एक दफा सामने रखा है मैंने, ये जो आपके पास है यहाँ पर फाइंड द सरफेस एरिया, आपके पास ये लिख रहा हूं मैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 3y इज इक्वल टू x+1 अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमने इसको मालूम करना है। तो देखते हैं जी आपके पास यहाँ पर जो है वो उसको हम किस तरीके से करते हैं। लिमिट जो है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 है। तो आपके सामने ये हमारे पास
नहीं जी, सवाल को हल करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं जी, ये कर्व, वो लाइन जिसको हमने हल करना है, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये वो कर्व है जिसको हमने रोटेट करना है अबाउट द एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट्स हमारे पास क्या कहती हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये हमने लिमिट्स के तहत इसे करना है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी हमने इसको अबाउट एक्सिस, ये हमने समरी लिखी। जो इससे पहले वाली डिस्कशन है वो सिर्फ समझाने के लिए थी कि इसका ओवरव्यू हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हम सबसे पहले बहुत बेहतर है, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ जो कि ना ऑप्शन स्टेप है। अगर कोई ग्राफ ना भी बनाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारे पास कोई फर्क इसके अंदर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन स्टेप है या सिंपल, पहले हम सवाल हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं। अब अबाउट एक्स एक्सिस में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो हमारे पास ये होगा जी, इसके अंदर यानी सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया ऑफ द कर्व वन, ऑफ कर्व वन अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस के गिर्द हम रोटेट कर रहे हैं जी इसको। और ये यानी ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास है। और इसका नाम ना कुछ हम रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर चलें जी SA1 रख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो नाम रखना चाहिए, बेहतर है, वरना बार बार ये लिखना पड़ेगा। और इसका फार्मूला हमारे पास ये है जी, 2 पाई आपके पास, और उसके बाद यहाँ पर आता है जी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। बाज औकात, अक्सर औकात जो है ये इसकी लिमिट दे दी जाती है, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं, अगर ना दी जाए तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कर्व जो 3y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, जिसका नाम स्ट्रेट लाइन है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास किस जगह पर मौजूद है। यानी कि वो कर्व जिसको हमने डिस्कस करना है, वो उसका हम मालूम करेंगे कितना हिस्सा रोटेट करना पड़ेगा वो, यानी इसका पहले डिस्कस करना जरूरी है। वरना अगर नहीं हो तो फिर एक्स इज इक्वल टू ए वाई और एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरह करके कर लेंगे, ये एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 करने की बजाय। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर y, आप इसको लिख लें, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस dy ओवर dx हमारे पास, और इसका स्केयर आपके पास होगा, और इनटू आपके पास dx। यहाँ पे ना हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ डिस्कस कर ही लें कि आप यहाँ पर कि इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, जो कि मैं कह रहा हूँ ऑप्शन स्टेप है, लेकिन आप बना लें तो द बेस्ट होगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं 1 में, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास हम ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ फॉर ग्राफ, ये ना भी हम बनाते तो तब कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सूरत हाल ये है कि हम किसका, कर्व का। तो बाज़ औक़ात नहीं बनता, मुश्किल होता है ग्राफ बनाना, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो आसान है उसको तो आप बनाए ना समझने के लिए। पुट एक्स इज इक्वल टू, आप जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 रखें इन 1, यानी 1 के अंदर। तो 1 में जब आप रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, 1/3। दूसरे लफ्जों में जो पॉइंट आएगा वो 0 और 1/3 आएगा, एक पॉइंट 0 1/3 आएगा। और दूसरा पॉइंट हासिल करने के लिए फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दें कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन x इज इक्वल टू 1 इन 1 के अंदर। तो आपके पास जो y आएगा 1 आएगा, देन y इज इक्वल टू, हल करके देखना 1 के अंदर, तो आपके पास 1 आएगा। तो दूसरे लफ्जों में यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 1 1 1। अब हम इस ग्राफ को यहाँ ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास ड्रा हो जाए, यानी ये हमारे पास जो है वो लाइन ड्रा हो जाए। देखें जी, अब ये जो पॉइंट है 0 1 3, यानी आपके पास आ जाएगा
0.33। आप फॉर एग्जांपल ये समझें कि 013 ना यहाँ पर आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगा और वाई में वाई कोऑर्डिनेट जो है, यानी ये हमारे पास आ गया 013, यानी आपने लोकेट किया फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास 013 आपके पास यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ना ये 013 आया, और उसके बाद एक और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह करके जा रही है ऐसे, और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 1 1 1 1, और ये लाइन ना आगे की जानिब जा रही है, और इसी तरह ये लाइन जो है इस तरफ भी बढ़ रही है, यानी ये हमारे पास ये लाइन इस तरफ भी बढ़ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, यानी अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस क्योंकि सवाल एक्स एक्सिस का है हमारे पास है, तो इसकी फिगर जो बनेगी वो हमारे पास एक्स एक्सिस के गिर्द आप रोटेट करें। जिस तरीके से मैं आपको एक दफा फिर बना के दिखाना चाहूंगा कि आपके पास फिगर कैसे बनेगी। ये देखें जी, आप अगर गौर करें हमारे पास इसमें हाँ जी, ये हमारे पास है जी, ये देखें हमारे पास जो फिगर बनेगी, अगर ये कर्व इतनी है, ये ना लाइन इतनी है, इतनी लाइन है आपके पास फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये टच हो रही है एक्स एक्सिस को ऊपर इस तरह करके टच हो रही है, यूं इस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका ओरिजिन है फॉर एग्जांपल, आपके पास ये वाई एक्सिस है, और इसका जो ओरिजिन हमारे पास है वो इस तरीके से मौजूद है, वो ये है जी, इसका इस तरह, यानी कि इस तरह है, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है आपका, यानी ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है आपके पास, तो ये इस तरह है। स्ट्रेट लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पर है 013, यानी यहाँ वाला पॉइंट 013 है, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट फॉर एग्जांपल इस जगह पे पॉइंट जो है वो 11 है। तो अब पैच जो सा हासिल हुआ वो इतना छोटा सा हासिल होता है इसका 013, और इसको अब आपने पैच को रोटेट करना है, लाइन का पैच, ये हालांकि ये इस तरह भी नीचे भी जा रही है, और ये लाइन ऊपर की जानिब भी जा रही है, यानी ऊपर भी जा रही है और नीचे की जानिब। अब इसको रोटेट करते हैं जी, जैसे ही इसको रोटेट करेंगे यहाँ पर, तो वो इस तरह रोटेट होगी अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस। इसके अंदर एक खास बात और भी होती है, क्या मतलब, वो खास बात ये है कि अगर ये मिसाल के तौर पे इसका जो पॉइंट इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता है, अगर वो पॉइंट एक इसका तमाम पॉइंट्स मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के ऊपर हैं, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ड्रा करें इस लाइन के जो हमारे पास है, यानी इसके ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक पॉइंट है इस जो कि इस लाइन के ऊपर भी वाक़या है, यानी इस लाइन के ऊपर भी है, और ये एक पॉइंट है। अब इससे यूं करके सीधा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया एक पॉइंट का, फॉर एग्जांपल वो 3 सेंटीमीटर आया। जब हम मैं इसको इस तरह करके रोटेट करता हूं तो ये 3 सेंटीमीटर पे ही रहेगा वो पॉइंट जिसको मैंने इसके मैयर किया था, हर जगह पे इसका 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, जब मैं रोटेट करूंगा तो फिर यहाँ से एक्स एक्सिस से फिर 3 सेंटीमीटर रहेगा, फिर जब हम इधर आएंगे फिर 3 सेंटीमीटर रहेगा, फिर यानी कि इधर आ जाएंगे 3 सेंटीमीटर रोटेट करते हुए इस कर्व को इस तरह, और फिर जब हम इधर आ जाएंगे यानी दूसरी साइड पर आपकी, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा, ये हर जगह रोटेट करते हुए 3 सेंटीमीटर रहेगा। अब चूंकि इस लाइन पर बेशुमार पॉइंट्स हैं, किसी पॉइंट का डिस्टेंस हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो, जो आप 0 से 1 के दरमियान डिस्कस कर रहे हैं, यानी आप यूं समझें कि एक ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर, और फिर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं वो डिस्टेंसेस जो सी हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे जो जहां पर है, जिसकी मिसाल मैं बना के आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पे ये मैं ये कहना चाहता हूँ जी इसके अंदर कि ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है। अब ये 1 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट जब भी रोटेट करेगा ये वाला पॉइंट ये 2 सेंटीमीटर पे ही रहेगा एक्स एक्सिस से, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है इधर फॉर एग्जांपल, और ये फॉर एग्जांपल है 1.5 सेंटीमीटर पर,
अब इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर के साथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से रोटेट करेगा तो ये हर एक के साथ आपके पास क्या कहते हैं 1.5 रहेगा। जब भी हम इस लाइन को रोटेट करेंगे जो आपके सामने मौजूद है, 0 1/3 पॉइंट पर लाई करती है और 1 पॉइंट के ऊपर लाई करती है। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर इस तरीके से इसे रोटेट किया जाएगा, और जहन में रखना इसका हर पॉइंट जितने डिस्टेंस के ऊपर रोटेट होने से पहले मौजूद है एक्स एक्सिस से, वो हर वक्त जो है वो आपके पास रहता है। हर वक्त उस पॉइंट का डिस्टेंस, चाहे वो रोटेट करते हुए उसका डिस्टेंस कहीं भी खत्म नहीं होता। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस कर्व की जो शेप है वो किस किस्म की हमारे पास होगी। इसमें एक बात बाई चांस और होगी ग्राफ बनाते वक्त, कि इसमें y की लिमिट भी आ गई। आप गौर करें, x इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है x जब 0 होगा, ये देखें ये x 0 है, तो y की लिमिट 1/3 है। यानी जब हम y का सवाल हल करेंगे, जो कि इसी को हम रोटेट करेंगे इस कर्व को अबाउट y एक्सिस, तो 1/3 y की लिमिट होगी, और दूसरी लिमिट 1 y इज इक्वल टू 1 है। और इधर से भी मालूम हो जाता है कि इससे भी पता लगता है कि आपके पास क्या कहते हैं कौन सी लिमिट्स हमारे पास यानी x की अगर हमें मालूम करना हो x की लिमिट क्या है, तो इस कोऑर्डिनेट में जो हाईलाइट मैंने अभी किया, x इज इक्वल टू 0 है और दूसरी y इज इक्वल टू 1/3 है, और इसमें x की लिमिट 1 है। यानी ये कोऑर्डिनेट x की लिमिट, ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास 1 है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं y कोऑर्डिनेट y 1 है। यानी y की लिमिट 1/3 से लेकर आपके पास y इज इक्वल टू 1 तक हमारे पास मौजूद है। अगर हमें जरूरत पेश आएगी तो हम इसको जरूर इसका फायदा लेंगे, जो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास आ रही है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं जी, इसके अंदर इसमें आपके पास यहाँ से हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें बहुत सारी डिस्कशन होना बहुत जरूरी था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब इस कर्व को ना हम रोटेट करते हैं। कौन सी कर्व हमारे पास है जी जिसको हमने रोटेट करना है? अब एक दफा जो है ना हम इस कर्व को दोबारा जो है एक रफ से आइडिया के साथ मैं बनाना चाहूंगा, कि आप इसके अंदर ये मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ये हमारा क्या कहते हैं ये y एक्सिस है, वही कर्व है, लेकिन मैं इसको जरा नए तरीके से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और ये वो हमारे पास है जी इसकी ये लाइन। अब इस लाइन को मैं रोटेट करना चाहता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस। तो जब मैं इसको रोटेट करता हूँ इस लाइन को, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 1 3 और 1 1, ये ऊपर वाली ही फिगर हमारे पास मौजूद है। तो हम देखें जी, जैसे ही इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये सूरत हाल सामने आती है कि इसकी इतने ही डिस्टेंस पर ये शेप आएगी इस तरह। और फिर उसके बाद ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर फिर अब आपके पास जो ड्रा होगी, ये देखें पहले हम इसको, ये एक सर्कल बनेगा जी इस तरह। इसके ऊपर बेहतर था हम बना लेते, एक यूं बनेगा, यानी ये, ओहो चलें अच्छा आप मुझसे बेहतर बना लेना। और दूसरा ये हमारे पास इस तरह बनेगा सर्कल इसके साथ, तो ये शेप ऐसे बनेगी। इसका सरफेस एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस हमारे पास ये होगा। इसको हम सरफेस एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस, आप नेट के ऊपर भी जाके इसको मजीद फिगर्स को देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगा। तो एक्चुअल फार्मूले में हम जो फार्मूला अप्लाई करें उसमें ये सरफेस एरिया होगा, जो एक बॉल होगा जो कि हॉलो होगा। कहाँ से हॉलो होगा? वो हमारे पास वो इधर से आपके पास क्या कहते हैं यहाँ से हॉलो बन रहा होगा। यानी ये यहाँ हॉलो, ये वाला हॉलो होगा हमारे पास, ये एरिया। और इसी तरह ये एरिया जो सा हॉलो होगा हमारे पास, इसका शेप हमारे पास ये बनेगा। लिहाजा इसको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या ये है, ये अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम इसका मजीद जो है सवाल को मजीद हल करते हैं जी। सवाल को हल करने के लिए आपके पास क्या कहते हैं, अब इसमें हमने देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो सी हैं वो हमारे पास इसके अंदर ज़रूर पेश आ सकती हैं। तो सवाल को हल करते हैं जी हम यहाँ पर। इसमें सबसे पहले तो हम ये करते हैं
इसके अंदर अब हमारे पास ये है जी कि आप करते हैं जी, ये हमारे पास है देखें जी, हमारे पास इसमें देखें जी, अब हम यहाँ पर हम इसमें इसका वन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों कर रहे हैं जी डिफरेंशिएट? पहली बात तो ये सूरत हाल हमारे पास ये है कि हम वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो इसको हम कर रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि हमें ना यहाँ पे ये इसके अंदर इसका नंबर हम दे ही लें तो बेहतर है। इसे टू, क्वेश्चन नंबर 2 हम कह लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स में फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है। तो हम यहाँ पे जब हम इसको वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये आएगा, यानी इसकी रिजल्ट 3y प्लस इज इक्वल टू 2x+1। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास होगा 3 dy/dx इज इक्वल टू 2। या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि dy, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं dy, और हमें ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसके अंदर dy/dx के साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए आपके साथ। तो यहाँ पर 2/3, 2/3। अब इसकी वैल्यू, यानी इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, यानी ये हमारे पास 3 है, 3। अब इस 3 को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस इक्वेशंस को हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे वन में, सॉरी 2 में। तो सब्स्टिट्यूट 2, सब्स्टिट्यूट 3, 3 इन 2 के 2 के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये होगा। रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो हमारे पास ये होगा SA1 यानी आपके पास इज इक्वल टू 2 पाई, और उसके बाद x इज इक्वल टू 0, जो कि 0 में लिख रहा हूँ और यहाँ 1 लिख रहा हूँ। और y की वैल्यू जो है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आपके पास होगी जी, या y को बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, एक ही बात है। चलें, अच्छा, और यहाँ पर y की वैल्यू लिख ही लेते हैं जी, 1/3 हमारे पास, ये आप फाइंड आउट कर लें 1 में से। तो आपके पास हो जाएगी y की वैल्यू 2x+1, और इन टू ये कौन सी वैल्यू रखी थी हमने? हमने ये वाली वैल्यू जो है, इसकी ये वैल्यू जो है हमने ये रखी, इसकी ये वैल्यू। तो आपने अब उसके बाद यहाँ पर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस डेरिवेटिव को, तो 1+2/3 का होल स्क्वायर ये हमारे पास होगा इनटू dx। अब हमारे पास क्या कहते हैं इसमें, अब SA1 यानी सिंप्लीफाई करते हैं जी, SA1 आपके पास इज इक्वल टू 2 पाई, और लिमिट जो है वो 0 to 1, और उसके बाद हमारे पास 1/3 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 3, 1/3। और उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा 2x+1, और इनटू आपके पास है ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 9+4, जो कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 13, 13/9, और इनटू dx। और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे
तो हमारे पास ये आ जाएगा जी, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन आएगी 2 पाई। पहले तो हम 2 पाई ओवर हमारे पास क्या कहते हैं 3, और यहाँ पे 13 का अंडर रूट ओवर 9 होल अंडर रूट है हमारे पास। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पे 2x+1 इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 2x+1 और इंटू dx आपके साथ। तो SA1 हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। SA1 इज इक्वल टू, और फिर हमारे पास होगा 2 × 13 अंडर रूट और 9 का अंडर रूट जो सा है, यानी 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इंटू पाई। पाई जो है वो आपके पास लिखा जाएगा। और यहाँ पे 2x की इंटीग्रेशन होगी जी 2x² ओवर 2 प्लस आगे 1 की इंटीग्रेशन, प्लस 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x है, और लिमिट जो है वो आपके पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास लिखी जाएगी। उसके बाद जी फिर हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है, इज इक्वल टू 2 × 2/9 और 13 का अंडर रूट इंटू पाई आपके साथ। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास लिमिट पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर की लिमिट यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया था 2x² ओवर 2 का, और बाकी जो है वो आपके पास एक ये इसकी ये लिमिट जरूर याद रखिएगा, माइनस आगे 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और प्लस 0, जो कि कोई रोल अदा नहीं करेगा। और ये लिमिट हम क्लोज कर रहे हैं ये पाई की साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो आपके पास जो जवाब आएगा SA1 हमारे पास जवाब जो आएगा वो आएगा 2 × 13 अंडर रूट ओवर 9 इंटू पाई, और इसका जो है ये साथ 1 का स्क्वायर 1 हो गया यानी 2 आ जाएगा। 2 जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो 4 × 13 का अंडर रूट ओवर 9 इंटू पाई। ये हमारे पास है सरफेस एरिया, जो जो भी यूनिट हो, आगे यूनिट्स हम लिख रहे हैं। यूनिट्स मतलब अगर आपने सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने किया है या क्यूबिक, हमारे पास सरफेस एरिया चूंकि स्केल्स में होता है तो लिहाजा स्केल ही बेहतर है कि हम इसके स्केल्स के साथ काम करें। तो सरफेस एरिया हमारे पास ये होगा, ये कर्व का जो हमने यहाँ पर डिफाइन की, यानी कि ये कर्व और रोटेट हुई 3D 2D से ये 3D के अंदर। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं सरफेस एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर आपको जाने से पहले आप ये जरूर जहन में रखिएगा कि इसके अंदर हम ये काम कर चुके हैं। कौन सा काम कर चुके हैं कि ये लिमिट जो सी है ना, ये जो लिमिट थी x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, इसको हमने चेंज कर दिया था इस कोऑर्डिनेट्स 0 1 3। अब चूंकि हमने सवाल करना है अबाउट x एक्सिस की बजाय अब हमने सवाल करना है अबाउट y एक्सिस। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ अब y का कोऑर्डिनेट लेंगे और लोअर लिमिट पहले लिखेंगे 1/3, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट लिखेंगे हम इसकी 1, ये वाला 1, y इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट। और फार्मूला जो है वो ये नहीं होगा, अब हमारा फार्मूला जो है वो हमारे पास दूसरा फार्मूला लिखा जाएगा। करते हैं जी, अब ये केस नंबर 2 होगा जिसमें इसी कर्व को हम डिस्कस कर रहे हैं 3y इज इक्वल टू x प्लस 1 अबाउट द, और फिर इसमें ग्राफ भी नहीं, मतलब कि ये पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, अलबत्ता ग्राफ जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। और उसका जवाब यकीनन जो है वो इससे डिफर आएगा, यानी कि ये जवाब नहीं आएगा, दूसरा जवाब हमारे पास लिखा जाएगा। तो करते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर कि आपके पास यहाँ पर क्या लिखा जाता है। दोबारा हम लिखते हैं, लिमिट याद रखिएगा y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। चेंज होगी लिमिट, अगर गौर करें तो ये चेंज हुई है लिमिट,
यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 को चेंज कैसे करते हैं वो भी एक किस्म का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि इसको उसी वैल्यू को x को 0 को हम यहाँ पुट करें तो y का हासिल हो जाएगा और y की लिमिट जो सी है यानी x एक्सिस से हम y की लिमिट्स के अंदर कैसे चेंज होते हैं ये सब सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी हम यहाँ पर कि इन सवालों को हम कैसे जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं जी ये आपके सामने ये देखें जी। अब हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि उसी सवाल को लिखते हैं, लेकिन इसको केस नंबर मैं 2 कहना चाहूंगा, यानी कि आपके साथ जो है यहाँ पर केस नंबर 2 हम यहाँ पे कहना चाहेंगे इसको, कि जो कि डिस्कशन है अब इसी सवाल की जो हमारे पास है, केस नंबर 2 जो कि अबाउट वाई एक्सिस के गिर्द उसी सवाल को हम हल कर रहे हैं जी। तो अब यहाँ पे है जी सवाल, दोबारा हम लिखते हैं 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और इसे दोबारा मैं 1 कर रहा हूँ, आप चाहे जो मर्जी बाद में इसको एडजस्ट कर लेना। और हमने हमारे पास जो गिवन लिमिट्स थी वो लिमिट्स ये थी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, और जिसको हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया था यानी x इज इक्वल टू 0 को हमने 1 में पुट किया था, तो हमारे पास क्या कहती हैं y इज इक्वल टू 1/3 आया था, जो कि ये पॉइंट आया था 0 1/3, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं x को 1 रखा था, और जब हमने इसको 1 रखा था यानी इस तरह हम चेंज करते हैं अब लिमिट्स को, चूंकि हमारी डिस्कशन जो है वो अबाउट वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस है तो हमें लिमिट जो है ना, हमारे सवाल के अंदर आप याद रखिएगा कि लिमिट जो है वो हमारे पास किसकी दी हुई थी, यानी ये सवाल के अंदर ये सवाल इस तरह आएगा। पहले मैं सवाल को बहुत बेहतर लिख भी दूं कि ये हमारे पास किस तरीके से आएगा। फिलहाल ये 1 मिनट कर लो, 1 और 1। इस सवाल को जो पूछने का तरीकेकार होगा वो आपके पास ये होगा, यानी इस तरह होगा, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया, यानी उसी सवाल को जो पहले लिखा था, एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये जनरल स्ट्रेट लाइन ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इस तरह भी हो सकती है, लेकिन आपने को जो है असल चीज एल्गोरिथम है। यहाँ पे फिलहाल मैंने कांस्टेंट 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अबाउट अबाउट y एक्सिस, ये इस तरह होगा अबाउट y एक्सिस। पहले सवाल के अंदर हमने x एक्सिस लिखा था, फ्रॉम द लिमिट्स, फ्रॉम द लिमिट्स, लिमिट जो होंगी वो आपके पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका सवाल बनता है। यानी लिमिट्स कुछ और हैं, लिमिट्स देखें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ और हैं, यानी लिमिट जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस एक्स की दी हुई है इस सवाल के अंदर, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास रोटेट करने को कहा गया है वाई एक्सिस के गिर्द, और लिमिट्स एक्स की हैं। सवाल में यूं होना चाहिए कि जो हमारा वो है फार्मूला वो तो कहता है अगर वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करना है तो सिंपल वाई की लिमिट दें, यानी कि ये ना दें आप लिमिट, आप इसके अंदर लिमिट्स जो है वो आप दे दें किसी और चीज की, यानी अगर अबाउट वाई एक्सिस है तो वाई की लिमिट दें, एक्स की नहीं देनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कहता है कि फिर आपको ये वाले स्टेप करने पड़ेंगे जो मैंने आपके साथ चेंज करने की लिमिट्स की जो है वो डिस्कस की। ये देखें ये फॉर्मूला है इसका हमारे पास, सरफेस एरिया, इसको ना मैं 2 कह रहा हूँ, और इसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन या ऑफ ए कर्व, ये भी कह सकते हैं, ऑफ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ऑफ ए कर्व, एक कर्व, कर्व कोई भी पैराबोला हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऑफ ए कर्व, जो कि कर्व हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अबाउट द, हमारे पास क्या कहती हैं अबाउट y एक्सिस, कि y एक्सिस के गिर्द हमारे पास है, जिसका नाम जो है वो हमने SA2 रखा। तो इसका फार्मूले में देखें आपके सामने है कि फार्मूला जो है जो अभी आपके सामने लिखा भी था, तो y इज इक्वल टू हमारे पास y की लिमिट्स यहाँ पर दी जाती हैं।
कि आप देख लें, दोबारा देख लेना रिवाइज करके वीडियो, कि यहाँ पर y की लिमिट दी जाती है और इसके अंदर 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्केयर है, डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्केयर इंटू डी वाई। मेरे ख्याल में ये फार्मूला वहां पर ऐसे नहीं लिखा था, यानी कि इस तरह चेक करना आप ना कि ये ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है। अगर ऐसा है तो आप इसको सही कर लेना कि 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का हमारे पास स्केल लिखा जाएगा। उसके बाद जी आते हैं जी हम SA2। अब इसके अंदर फार्मूले में अब साफ जाहिर है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी हम, जो कि पहले भी लिया हुआ था। इसका डेरिवेटिव आप दोबारा ले लें या लिख लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा 2/3 और इम्प्लाइज दैट अगर हमने डी, चूंकि हमारे फार्मूले में डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2। अब ये 3/2 जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास है, इसको हम 2 कह लेते हैं, कोएफिशिएंट 2, और इसको हम जो है यहाँ पर 3 कह लेते हैं। 3 हमारे पास, ये जरूर मेरे ख्याल में मुझसे गलती हो गई है, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि फार्मूला जो है वो डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है। उसके बाद जी ये हमारे पास है SA2, हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा जी 2 पाई, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लिमिट जो हैं वो आपके पास होंगी जो हमने मालूम कर ली थी यहाँ पर। ये देखें, ये इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने मालूम कर रखी, ये 0 पर ये 1/3 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 होगा। ये कोऑर्डिनेट ही बता देते हैं कि आपके पास y की लिमिट्स क्या होंगी, और y इज इक्वल टू यहाँ पर आपके सामने एक और हमने लिखा था, हाँ ये पॉइंट जो सा है ये वाला, इसके अंदर y इज इक्वल टू 1 है, 1 आपके पास है। तो यहाँ पर x को भी आप चेंज करेंगे, x इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे, यानी कि आपके पास ये 1 है, इसके अंदर से आप इक्वेशन नंबर x की वैल्यू निकालेंगे। आप इसमें जो भी स्ट्रेट लाइन या जो भी आपके पास कर्व दी हो, चाहे वो पैराबोला की हो या किसी की भी हमारे पास हो, तो ये होगी जी 1/2 हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि हमारा सवाल इंटीग्रेट जो होगा वो आपके साथ होगा, वो इंटीग्रेट आपके पास कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके अंदर देखें जी, अब हमारे पास ये है कि ये देखें जी, अब हमारे पास ये है, इसमें इसके अंडर रूट में हम वैल्यू रखते हैं जी डी एक्स ओवर डी वाई की, जो कि 2 में है, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इनटू, और इधर भी लिमिट लिखनी थी, चलें अच्छा y की लिमिट्स, और उसके बाद लिखी हमने y इज इक्वल टू, यहाँ पे चलें अच्छा बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पे dy हम लिमिट इसकी लिख ही लें तो आपसे बहुत बेहतर होगा कि इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या आएंगी। यानी ये रह गया था, यहीं पे डायरेक्ट ही लिख देते हमारे पास बहुत बेहतर था, ना भी लिखी तो दोबारा हमने लिखनी y इज इक्वल टू 1/3 और इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास आता है जी इसके अंदर, इसको हल करते हैं जी। तो आपके पास ये देखें जी, सबसे पहले हम इसके अंदर जो हल कर रहे हैं इसका जवाब देखना है हमारे पास क्या है। 2 पाई आया, पहले तो हमारे पास 2 पाई के साथ 1/2 जो सा है वो कांस्टेंट आ गया, ये 2 रह जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 यानी 13 अंडर रूट, जो ये कांस्टेंट बनेगा अंडर रूट के अंदर, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास अंडर रूट की, तो 4 + 9 13 अंडर रूट ओवर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 4 होगा, 13 अंडर रूट बाई 4, और उसके बाद हमारे पास लिमिट y इज इक्वल टू 1/3 आपके साथ होगी, और उसके बाद 1 होगी।
और यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन हमने करनी है वो 3y माइनस 1 हमारे पास होगी जी, और फिर उसके बाद ये हमारे पास dy। तो करते हैं जी इसकी इंटीग्रेशन। 2 से कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी पाई, हमारे पास पहले पाई और उसके बाद 13 अंडर रूट ओवर 4, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी 3/2 y का स्केयर और माइनस y और लिमिट जो होंगी वो आपके पास होंगी यहाँ पर 1/3 और y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास होगी। अब हम इससे आगे आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा। s of a2 वो हमारे पास होगा 2 पाई, और उसके अंदर सॉरी 2 पाई नहीं, सिर्फ पाई इंटू 13 अंडर रूट आपके पास ओवर 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक और 3 भी आ रहा है हमारे पास, तो 3 भी हमारे पास जो अंडर रूट से बाहर है, और उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा। नहीं, ये हम थोड़ा सा आगे कर गए, ये हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या कहते हैं, वो तो चूंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ही है ये यहाँ पे 4 आएगा जी, और उसके बाद अब यहाँ पे यानी अब हम करेंगे 3/2, y का स्केयर 1 का स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर -1, और उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स आएंगी जी आपके साथ माइनस, आपके पास होंगी जी 3/2 और बिलो लिमिट 1/3 का स्केयर -1/3, ये हमारे पास होगा। और अब इसको ना आपने हल कर लेना है, जो भी इसका जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा। और लिमिट, एक और लिमिट के इसकी जो पाई इंटू 3 अंडर रूट की आपके पास ये ब्रैकेट है, ये क्लोज करनी है हमने, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आप कैलकुलेटर पे इसे हल कर लेना, तो आपका जो भी जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा। आगे आते हैं जी हम इसके अंदर कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। ये देखें जी, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमने बनाई थी पहले भी इसके अंदर, तो आपके साथ ये इस तरह है, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है। अब ना इसको रोटेट करना है अबाउट वाई एक्सिस, यानी थोड़ा सा ना हम बेहतर करने के लिए इसको नीचे कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, और लिमिट आपके पास कहते हैं इस तरह। अब जब मैं इसको अबाउट वाई एक्सिस रोटेट करूंगा, यानी वाई एक्सिस के गिर्द, क्योंकि अबाउट वाई एक्सिस का सवाल है, तो इसकी शेप ना ऐसे बनती हुई नजर आती है मुझे। आप मुझसे बेहतर ड्राइंग कर लेना। यहाँ से ये हमारे पास आई, और फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह ये फिगर बनेगी। यानी ये आपके पास, ये मैं अलहदा बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास ऐसे और ये ऐसे बनेगी फिगर। फिर आप इसको सीजर की मदद से दरमियान में से काट लें, और काटने के बाद आपके पास जो इसको स्प्रेड कर दें, यानी कि इस तरह काट दें यहाँ से दरमियान में से, जिस तरह हम एक कागज को काटते हैं। तो ये आपके पास दरमियान में से, और ये हॉलो है अंदर से, ये कोन को दरमियान में से काटें, और उसके बाद ये कहीं से भी काट दें, फिर इसको जमीन पर फैला दें, यानी कि इस तरह फैला दें आप, ऐसे जमीन पर ऐसे फैला दें और इसे मैयर करें, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो वही होगा जो हमारा SA2 के अंदर फाइंड आउट किया है। लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से सवाल जो है वो हमारे पास हल होता है। इसी के अंदर ना ये केस 3 भी हल होता है। केस 3 भी हल होता है, वो कैसे हल होता है इसको मैं बताना चाहूंगा कि आप इसके अंदर ना सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लें। कैसे सवाल को चेंज करने जी, ये हम यहाँ पर अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं जी, कि ये हमारे पास और ये सवाल हल हो जाता है। यानी 4 केस जो है ना वो इसके अंदर हल होते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से केस जो है वो हमने हल कर लिए आपके साथ। केस 1, केस 2 और केस 3 भी हमने हल कर लिया। वो कैसे हल किया जी, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करना जनसा है वो चाहेंगे कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पर करेंगे।
ये देखें जी, हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि यानी हमने कौन कौन से सवाल अब तक हल कर लिए। एक केस हमने हल किया जी, इसके अंदर केस 1 जो अभी आपके साथ हल किया, उसके अंदर ये था कि मैं फाइंड द सरफेस एरिया, पहला हमने हल किया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व। कर्व जो सी है वो आपके पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बिटवीन द अबाउट एक्स एक्सिस। एक तो ये हमने हल किया अबाउट एक्स एक्सिस और बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये केस हमने हल किया। दूसरा केस हमने हल किया जो आपके साथ हल किया हमने, कि ये दूसरा केस था, इसमें ये था कि आपके पास जो डिस्कशन थी वो ये थी हमारे पास, इसके अंदर वो ये थी हमारे पास कि आपको रोटेशन एक्सिस जो है वो आपके पास, यानी रिवॉल्विंग एक्सिस जो था वो आपके पास, रिवॉल्विंग एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस था, और लिमिट भी एंड लिमिट्स जो गिवन थी, लिमिट्स गिवन, वो भी आपके पास क्या कहते हैं, इन अलोंग एक्स एक्सिस थी, अलोंग एक्स एक्सिस। इस केस के अंदर हमारे पास ये था। इसके अंदर ये होगा, यानी आपके पास जो दूसरा सवाल हमने हल किया उसके अंदर ये था कि आपके पास क्या कहते हैं, कर्व को रिवॉल्व करने को कहा गया, यानी रिवॉल्विंग कर्व जो अभी मैंने आपके साथ हल किया, रिवॉल्विंग कर्व अबाउट वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के गिर्द हमने रोटेट करना था। लेकिन जो लिमिट थी, बट लिमिट्स जो सी थी वो आपके पास गिवन थी, लिमिट्स जो गिवन थी वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस थी। यानी सवाल जो है, सवाल कह रहा है कि रोटेट करो, जो कि अभी मैंने आपके सामने हल किया, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आपको वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करना था, लेकिन जो लिमिट्स थी आपके पास वो एक्स एक्सिस थी, जो कि वो वहां पिछले सवाल में एक्स इज इक्वल टू 0 थी और एक्स इज इक्वल टू 1 थी, जो मैंने अभी आपके सामने हल किया। एक और केस यहाँ पे हल हुआ, वो केस क्या था, वो केस नंबर 2 है, हमारा 3 है। ये केस 1 था, ये केस 2 है। केस थ्री में आपके पास ये था कि वो ऑटोमेटिकली हल हुआ है, रिवॉल्विंग, यानी रिवॉल्विंग कर्व। एक और बात मैं कर लूं तो बहुत बेहतर है कि आपसे ना, कि इस सवाल को कैसे करेंगे जो केस नंबर 1 का सवाल था हमारे पास, यानी केस 2 का सवाल कैसे लिखा जाएगा, ये हम जो है ना यहाँ पर लिख लें तो बहुत बेहतर है, ताकि आपको समझ आ सके कि ये सवाल कैसे लिखा जाता है हमारे पास। तो देखें जी, हमारे पास ये है कि इस सवाल को लिखने के लिए इस तरह सवाल बनेगा, फाइंड द सरफेस एरिया, इसको नोट कर लें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, जो अभी मैंने आपके साथ हल किया, रेवोल्यूशन ऑफ कर्व 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अबाउट y एक्सिस। अबाउट y एक्सिस, ये सवाल ऐसे लिखा जाएगा, अबाउट y एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स
along x एक्सिस जो कि थी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ये हमने हल कर लिया, अभी आपके साथ हल किया। तो इसका तरीकेकार हमारे पास क्या था वो आपके सामने डिस्कस किया हमने। एक और सवाल जो है ना यहाँ पे हल हुआ है, वो क्या सवाल हल हुआ जी जो हमने इसके अंदर, वो है केस 3। ये भी सॉल्यूशन इसका हमने हल किया। वो क्या था कि इसके अंदर इस तरह अगर सवाल कि रिवॉल्विंग या रेवोल्यूशन और रिवॉल्विंग, यानी इसमें फाइंड द सरफेस एरिया रिवॉल्विंग द कर्व revolving the curve about y axis और उसके बाद बट लिमिट जो होंगी वो आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास गिवन होंगी, बट लिमिट्स गिवन अलोंग द y एक्सिस, यानी जिसके गिर्द हमें डिस्कस करने को कहा जा रहा है उसी के गिर्द लिमिट्स हैं y एक्सिस, ये गिवन थी। यानी कि अगर सवाल ऐसे बन जाए जिस तरह ये यहाँ पे जो लिमिट थी वो थी हमारे पास y इज इक्वल टू 1/3 जो हमने फाइंड आउट कर ली थी, और y इज इक्वल टू 1, यानी इसका सवाल जो लिखा जाएगा वो हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा जो हमने हल किया। अभी आपके सामने हल किया, आप बेशक देख सकते हैं उसी में हल हो गया था जब दूसरा सवाल हम कर रहे थे, यानी केस 2 का सवाल बना था। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व, यानी कि हमें ये कर लेना बेहतर है कि कर्व हमारे पास लिखी जाए। रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व जो थी वो आपके पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 between the limits y is equal to 1/3 और y is equal to 1, यानी ये देखें एक मिनट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन वाइज ऑफ द कर्व, आगे ये भी लिखना है अबाउट हमारे पास अबाउट वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के गिर्द जो है वो हमारे पास कर लिया जाए। तो लिहाजा ये केस 3 जन से है ना, जिसमें इस सवाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसके गिर्द इसको रिवॉल्व किया गया उसी की लिमिट जन सी है वहां पर दी गई, और ये वाई में ही दी गई, और यहाँ पे जिसके गिर्द रिवॉल्व किया जा रहा है उसी की लिमिट दी जा रही है। यह इस सवाल में केस 2 के अंदर, केस 2 में हमारे पास ये हो रहा है कि रिवॉल्व किया जा रहा है आपके साथ वाई इज इक्वल टू वाई एक्सिस के गिर्द, और लिमिट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस दिए जा रही है, जो कि हमने कन्वर्ट करने का तरीकाकार बताया था ग्राफ के अंदर। तो लिहाजा ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी केस 4, कि केस 4 हमारे पास क्या है। केस 4 हमारे पास जो है वो ये है आपके पास के लिमिट दे दी जाए y की, वो भी हमने हल कर लिया है। वो कैसे हल किया वो भी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस हो चुका है, लेकिन चलें आपको एहतियात के साथ समझना है कि रिवॉल्विंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व रिवॉल्विंग, यानी ये मैं वो नहीं लिख रहा फाइंड द सरफेस एरिया, और बल्कि ये लिख रहा हूँ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्विंग लिखने, और उसके बाद ये आप जुबानी भी लिख लेना ऑफ कर्व अबाउट हमारे पास क्या कहते हैं अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस, के हम रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन जो लिमिट है वो वाई में दे दी जाए अबाउट एक्स एक्सिस, बट लिमिट्स गिवन along the आपके पास y एक्सिस। अब वो कौन सी लिमिट्स थी जी हमारे पास,
वो लिमिट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी सवाल के अंदर y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 1, ये लिमिट थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये सवाल भी हमने हल किया है। कैसे हल किया जी? सिर्फ चारों में फार्मूलाज का जो है ना वो हमारे पास है कि याद रखना पड़ेगा किसमें कौन सा फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई किया है। ये देखिए इसके इसके अंदर हमने वो ग्राफ जो बनाया था, अगर आपको याद हो तो हमने एक ग्राफ जो है वो बनाया था। उस ग्राफ के अंदर जो है ना हमने ग्राफ बना इसी लाइन का 3y इज इक्वल टू, यानी हमने इसका ग्राफ बनाया था। ग्राफ जो ग्राफ बनाया था किसका, 3y इज इक्वल टू हमारे पास क्या कहते हैं 2x+1। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट जो आए थे वो आपके पास ये आए थे। 0 पर आपका आंसर आया था 1/3 और उसके बाद जो दूसरा आंसर था वो हमारे पास था 1 और 1। ये हमारे पास आंसर थे। और मैंने ये कहा था कि आप जब ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएं आपके पास तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करके जो आपको लिमिट दरकार हो वो आप कर सकते हैं। अब ये देखो ना, इसको y इज इक्वल टू 1/3 अगर आपने इसको शिफ्ट करना है x एक्सिस में, जबानी करके देखते हैं जी। y इज इक्वल टू 1/3, इसको हम 1 कह लेते हैं। आप देखना कि आपके पास, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ता है कि अगर x एक्सिस की के साथ केस 4 है तो यहाँ पर भी y आपके पास x एक्सिस ही की लिमिट आनी चाहिए। तो वो लिमिट कैसे आएंगी, अगर आप y इज इक्वल टू 1/3 को आप इसके अंदर पुट कर दें 1 में यानी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखना, आप y इज इक्वल टू 1/3 पुट करें तो x इज इक्वल टू 0 आता है, जो कि ये रहा x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 पुट करें 1 में, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे आप, y इज इक्वल टू 1 इस जगह पर, ये इस जगह पर, तो 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। लिहाजा x कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1/3 पर x इज इक्वल टू 0 है और उसके बाद y इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 है। अब हमने फार्मूला जो लगाना है वो अबाउट एक्स एक्सिस का लगाना है, फार्मूला जो हमने आपके सामने पहले डिस्कस कर लिए थे। और लिमिट, और इस सवाल को हमने हल भी किया था कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं कि जिसके अंदर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला नोट कर लेंगे कि इसके अंदर फार्मूला केस हमारे पास क्या कहते हैं 4 में, और हमारे पास क्या कहते हैं केस 4 में और केस 1 में। इनके अंदर जो फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं वो आपके पास एक ही फार्मूला है हमने जो अप्लाई किया है इसमें। वो कौन सा फार्मूला था जी हमने जो अप्लाई किया केस 4 में, और क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस था, कि अबाउट एक्स एक्सिस था, इसमें लिमिट्स हमने खुद बनाई थी जबकि वाई की गिवन थी। और उस सवाल को हमने हल किया था, वो इसमें भी हल किया था केस 1 में। और लिमिट जो रिवॉल्व कर रहे थे अबाउट एक्स एक्सिस था, अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये अबाउट एक्स एक्सिस। उसके बाद जी हम इधर आते हैं। यानी ये आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसमें ये दोनों के अंदर एक ही फार्मूला था। वो फार्मूला आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, मैं जबानी बता रहा हूँ। तो ये फार्मूला ये था जिसको हमने SA1 कहा था, कि फार्मूला ये था 2 पाई इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 y 1 प्लस dy/dx का होल का स्क्वायर इनटू dx। आप चेक कर सकते हैं केस 1 और केस 4 के अंदर। अब हम आते हैं जी, और ये दोनों में लिमिट जो सी है वो 0 की हमने लगाई है और इस सवाल को हल किया। अब हम आते हैं जी इस सवाल के अंदर के हमारे पास क्या कहते हैं इसमें केस 2 और केस 3 में, केस 2 और केस 3 के अंदर जो फार्मूले हमने अप्लाई किए और इसका सवाल भी हमने हल किया था, वो क्या था जी हमारे पास केस 1 और केस 2 का जो हमने सवाल हल किया था। यानी ये मैं कहना ये चाहता हूँ, ये केस टू आपका और केस 2 और केस 3 में जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था वो हमारे पास ये था। यानी कौन सा था जी हमारे पास, ये केस 2 और केस 3 में वो भी लिख लें और इसको भी हमने हल किया था। इसके अंदर भी देखें, ये आपके पास क्या कहते हैं वाई एक्सिस के रोटेट करना था तो फार्मूला भी वाई एक्सिस का लगना था। ये वाई एक्सिस और ये भी वाई एक्सिस का हमारे पास था, यानी ये आपके पास दोनों ही वाई एक्सिस के थे। तो लिहाजा फार्मूला ये अप्लाई किया था
नोट कर लें, शुरू में शायद गलती हो गई हो, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन आप जरूर करेक्ट कर लेना। वो क्या था, SA2 लिखा था, या ना भी लिखें, जो मर्जी नाम रख लें, 2 पाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 पाई इंटीग्रल y इज इक्वल टू 1/3 टू y इज इक्वल टू 1, और x, और फिर उसके बाद था 1 + dx/dy का होल का स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी वाई, और उसकी लिमिट भी हमने यहाँ पे निकाल ली थी। बाज़ औक़ात वो गिवन दे देता है, बाज़ औक़ात हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। लिहाजा ये हमारे पास एक सवाल में हमने दो दो सवाल हल किए थे, यानी एक में लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस थी और रोटेट भी अबाउट द एक्स एक्सिस था, तब हल किया, फिर उसको हमने चेंज करके हल किया था। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये चार पॉसिबिलिटी जो है वो हमने हल कर ली। दोबारा से बात को जरूर गौर से सुनिएगा, वरना दोबारा करने का हमें कोई फायदा नहीं। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये सवाल लिख भी लें और इनके आगे सोल्यूशन भी जो है वो वहां पे दोबारा कर लेना। अब हम आते हैं जी एक और पॉसिबिलिटी की तरफ कि इसी सवाल को जब हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर करते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होती है। देखिए जी, अब हमारे पास ये है कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट के साथ हम लिखते जा रहे हैं। मसलन यहाँ पे है जी 5, हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये हमारे पास है जी फाइंड, यानी इसका हेडलाइन जो हम देंगे वो ये देंगे, सरफेस। चलिए पूरा ही सवाल लिख लेते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन। वही कर्व होगी जी, लेकिन इसमें जरा आपके सामने मैं साबित भी कर दूंगा कि ये वही कर्व है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व विद पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। कर्व जो है वो हमारे पास ये है, एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी, और उसके बाद है जी 3y इज इक्वल टू 2t+1, या हम इसको यूं भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू 1/3 और 2t+1, और भी बना सकते थे। चलिए अच्छा, मैं एक मिनट आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ। तो हमारे पास है जी अबाउट, आगे फिर दोबारा अबाउट, अबाउट एक्स एक्सिस कर लें, या चलिए दोनों ही कर लेते हैं, पार्ट बना लेते हैं। अबाउट द एक्स एक्सिस हमारे पास, और लिमिट जो सी होंगी वो हमारे पास क्या होगी, बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन द लिमिट्स t इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं 0, और t और y इज इक्वल टू, सॉरी, t इज इक्वल टू 0 और 0 हम ले लें, और y की लिमिट जो सी है वो भी हम यहाँ पे कर ही लें। तो लेकिन इस कर्व के अंदर हमारे पास क्या कहती हैं, ये देखें जी हमारे पास इसमें t इज इक्वल टू, यानी बिटवीन द लिमिट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1, कि t इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। लेकिन दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में भी कर लेते हैं हम, दूसरा पार्ट भी इसका चलेंगे यही लिख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में यही सवाल कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू t+1, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे। चलिए अच्छा, पहले हम ये करते हैं जी y एक्सिस, यानी अबाउट y एक्सिस अब हमने करना है, और लिमिट जो होंगी बिटवीन द लिमिट्स, लिमिट जो होंगी वो आपके पास इसकी लिमिट हमारे पास दोबारा t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, या ये अगर थीटा होता तो थीटा के साथ करते। इसका जी हम सोल्यूशन करते हैं आप तेजी के साथ। बाकी चीज जो है, सबसे पहले ना मैं एक पॉइंट की तरफ नोट कराना चाहूंगा आपकी तवज्जो कि क्या ये वही लाइन की इक्वेशन है जो हमारे पास पहले थी। तो इसको देखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन तो है ये,
यानी मैं अब सरफेस एरिया का सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं ये वही हैं जो सवाल हमने अभी हल किया। मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू टी, मैं अभी इसको रेज भी कर दूंगा, इसको 1 कह लेते हैं, और इसको जो है वो हमारे पास इसमें 3y इज इक्वल टू 2t प्लस 1, ये हमारे पास क्या कहते हैं 2 कंसीडर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर, और यहाँ पे फिर हम कहते हैं जी सब्स्टिट्यूट आप 1 इंटू 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें t की वैल्यू। यानी ये कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू एक्स इन टू के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। तो जब आप 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो बनेगी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारे पास होगी। लिहाजा ये, और इसके अंदर जो अभी आपके सामने सवाल भी हल किया है हमने, तो इसमें जो लिमिट्स थी, जो पॉइंट्स आए थे वो हमारे पास थे, एक 0 और दूसरा पॉइंट था 1/3 0 के साथ, और एक पॉइंट आया था 1 और 1, जो मैंने ग्राफ बनाते वक्त हल किया था। आप दोबारा जाके हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा करेंगे, टी की वैल्यू ना सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 0 जो गिवन है सवाल के अंदर, यानी कि ये देखें ये सवाल में गिवन है टी इज इक्वल टू 0 इन 1, 1 में आप जो है वो रखें, तो आपके पास x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। और जब आप y में रखेंगे, इन 1 और 2 दोनों में ही रख लें, 1 और 2, तो y में जैसे ही रखेंगे तो y में वैल्यू, यानी पुट t इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0 इन 2, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/3 आएगी। दूसरे लफ्जों में यही पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 1/3। और अगर आप इस तरह करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसके अंदर t इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वाली लिमिट, ये t इज इक्वल टू 1 जो हमें दी हुई थी, तो आप इन 1 और 1 में पहले रख लेते हैं। 1 में रखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू आप 1 इन 2 में, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं y इज इक्वल टू भी 1 ही आएगा। आप 2 में सब्स्टिट्यूट करके देख लें और फिर ये पॉइंट आ जाएगा। लिहाजा ये सारा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि हम सवालों को जो है ना कभी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, होते वो कार्टेशियन कर्व के भी हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं आपके साथ। यानी आपके पास सवाल जो सा है पैरामीट्रिक कर्व का भी हो सकता है और पैरामीट्रिक कर्व का हो और उसको कन्वर्ट करके वो कार्टेशियन में दे दे, या कार्टेशियन को कर्व कन्वर्ट करके पैरामीट्रिक में दे दे। दोनों सूरत हाल के अंदर आप सवाल को हल कर सकते हैं, और दोनों का तरीकेकार एक ही होता है लेकिन फार्मूले का डिफरेंट होता है। जो मैंने 4 फार्मूले शुरू में लिखाए थे, जिसमें केस 2 में एक फार्मूला यानी अबाउट द आपके पास एक्स एक्सिस में उसका फार्मूला 1 प्लस अंडर रूट के अंदर, यानी कि इस फार्मूला था 2 पाई इंटीग्रल आपके पास था अबाउट इंटीग्रल 2 पाई इंटीग्रल y सॉरी x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, और साथ था हमारे पास नहीं नहीं ये फार्मूला नहीं था, सॉरी मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि हमारे पास ना वहां पर जो शिफ्ट हुआ था जिसमें एक दफा ना dx ओवर dy रह गया था, तो dx ओवर dy को आपने जरूर चेक करना है कि वो आपके पास यहाँ पर कैसे जो है वो हमारे पास आया था। चलें जी, अब हमारे पास ये होता है कि हम इसके अंदर दोबारा सवाल को हल करते हैं। ये तो मैंने एक शो किया आपको कि आपके पास क्या कहते हैं सवाल को किस तरह शिफ्ट करते हैं ये मैथमेटिशियंस, हमारे पास कार्टेशियन को पैरामीट्रिक में और पैरामीट्रिक को कार्टेशियन में, और ये पैराबोला के साथ भी हो सकता है। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास दी जा सकती हैं, इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं एलिप्स का हो सकता है सवाल करने का तरीकेकार वही होगा जो आपके बाज़ अक्सर औकात सवाल में आपको लिमिट जो है वो दे दी जाती है, यानी कि सवाल में लिमिट जो है वो आपके पास दे दी जाती है। ले जी, अब हम यहाँ पर इसको सवाल को हल करते हैं जी। नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, इसको यहाँ से सवाल शुरू होगा। ये हमारे पास इसको नहीं रेज करना जी हमने
अब ये देखें जी, इसके अंदर सबसे पहले ना हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 और 2 विद रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर दिया गया हो। जिसमें टी दिया गया है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। कभी ये यू दे देगा, कभी ये थीटा दे देगा टी की जगह, जो भी दे दे उसके मुताबिक हम जो है इसको हल करेंगे। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1। और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर इसको आप 1 डैश कह लें। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरे आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2/3। डेरिवेटिव हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद जी हम फार्मूला लिखते हैं। पहले हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कर्व 1, यानी ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस 1 ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द पैरामीट्रिक या ऑफ द कर्व भी कह लेते हैं, ऑफ द कर्व अबाउट द, इसका नाम S1 रख लेते हैं, अबाउट द। पहले हम करते हैं जी अबाउट एक्स एक्सिस के, अबाउट एक्स एक्सिस, फिर हम करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास आता है जी इसका इज इक्वल टू 2 पाई हमारे पास होगा। और इंटीग्रल आगे आपके पास क्या कहते हैं, लिमिट जो होगी, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो लिमिट जो हमारे पास है वो इसने खुद दी हुई है t0 और t इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 आपके पास और t इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास लिखा जाएगा जी। t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अबाउट एक्स एक्सिस है, ये देखें अबाउट एक्स एक्सिस हमारे पास है तो यहाँ पर x आएगा। अगर y होता तो y आना था। और फिर उसके बाद अंडर रूट के अंदर यहाँ पे dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास आएगा। अंडर रूट की लिमिट जो सी है वो पूरी करनी जरूरी है। और यहाँ पे dt आएगा। हमने ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसके अंदर, इसमें इसका नाम जो है 3 कर लेते हैं। 3 हमारे पास हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसमें, इस थर्ड में। एक तो हम रखते हैं जी 1 यानी x की वैल्यू 1, और दूसरा हम रखते हैं जी 1 डैश यानी dx ओवर dt की वैल्यू, और फिर रखते हैं dy ओवर dt की वैल्यू डैश इसके अंदर थर्ड में। तो हमारा जो SA1 होगा वो हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई। और लिमिट जो सी है वो हमारे पास क्या कहते हैं, लिमिट हमारे पास t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1 के अंदर t है, यहाँ पे t लिखी हुई। और उसके बाद ये हमारे पास है जी dx ओवर dt की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और इनटू dt। अब उसके बाद इसमें जो कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे जरूर t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1। अब जो कांस्टेंट्स हैं वो आप बाहर ले लें 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4 यानी 13 का अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास है ओवर 3। और इंटीग्रल जो है 0 से 1 और ये t और इनटू dt। तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई 13 अंडर रूट ओवर 3 और यहाँ पे t का स्क्वायर ओवर 0 to 1 लिमिट। तो यहाँ पे अगर हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है जी SA1, जो कि बड़ा आसान सा हमारे पास आ जाता है। यानी हमारे पास जो आसान सा ये लिखा जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 2 पाई और 13 का अंडर रूट ओवर 3
और आगे अपर लिमिट पुट करें 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई 13 का अंडर रूट ओवर 3। ये हमारे पास इसका जवाब आया जी 2 पाई इंटू 13, यानी ये हमारे पास इसका 2 पाई 13 अंडर रूट ओवर 3 हमारे पास है। ये अबाउट द एक्स एक्सिस है इसका। उसके बाद है जी हम दूसरा भी सवाल हल कर लेते हैं यहाँ पर के साथ ही इसके अंदर SA2 यानी कि ये अब हमारे पास सवाल ये है सरफेस एरिया इसका नाम SA2 रख देते हैं ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व अबाउट द y एक्सिस और लिमिट जो है t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है जी, जिसका नाम मैंने SA2 रख दिया। आप चाहें तो कुछ और नाम रख दें। फार्मूला जो है वो आपके पास 2 पाई हमारे पास होगा और लिमिट t इज इक्वल टू 0, जो भी पैरामीटर हमारे पास दिया हुआ होगा, और t इज इक्वल टू 1 और यहाँ y, और इधर आपके पास dx ओवर dt का होल स्क्वायर। बाकी चीजें वैसे ही रहती हैं इसमें। टी वाई, पहले इसको जरा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये भी लिमिट होती है, तो इसको जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो हमारे पास वैल्यू रखते हैं जी हम 2 पाई। अब y की वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू ये इसमें से t की फॉर्म में जो कि आएगी 2t प्लस 1 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी t की लिमिट है 0 टू 1 और ये हमारे पास आएगा 2t y की वैल्यू प्लस 1 ओवर 3। और इसके अंदर जो आएगा हमारे पास आएगा dx की वैल्यू dx ओवर dt की वैल्यू 1 का स्क्वायर जो अभी हमने की, और 2/3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इंटू dt, यानी dt आपके पास होगा जी। अब ये वाली चीज ना हमने पहले हल की हुई है, यानी कि अब इसका जवाब जो सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जवाब लेने के लिए हम इसके कुछ हिस्से जो है वो पहले हल कर चुके। कौन से हिस्से हमने हल कर लिए जी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर। ये है जी इसका हिस्सा SA2 और उसके बाद 2 पाई ओवर 3 बाहर आ गया, और उसके बाद लिमिट जो है वो आपके पास 0 टू 1 और यहाँ पे 2t प्लस 1 इंटू डी टी। और ये कांस्टेंट जो है ना इसको तो हमने पहले ही हल कर लिया था सारे को। ये वाला हिस्सा कहाँ हल किया था, ये हल किया हुआ है हमने इसके अंदर, ये यहाँ पे हल किया था हमने इसको। ये वही चीज है, इधर हल किया हुआ है। ये और इसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है हमारे पास। तो इसका जवाब जो आया था वो हमारे पास आया था जी, जो हम यहाँ लिख देते हैं 13 का अंडर रूट और इंटू जो है वो आपके पास 3 आया था, 3 हमारे पास आया था। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह लिखा गया जी। आगे करते हैं जी हम यहाँ पर, यानी ये 3 तो पहले ही लिखा हुआ था, ये फिर नहीं लिखना चाहिए हमें क्योंकि वो 3 हमने नहीं, एक 3 दूसरी तरफ से आया। ठीक है, एक 2t प्लस 1 से आया ना, ये t जन है हमारे पास, यानी 2t3 हो गए ना। एक आपके पास यहाँ से भी आया, इधर से भी आया, और एक अंडर रूट के साथ आया। अब उसके बाद ना हमारे पास आ जाता है इसका जवाब 2 पाई, यानी 2/9 आपके पास, उसके बाद पाई इंटू 13 का अंडर रूट, और लिमिट जो है वो बाद में हम रख लेते हैं 2t का स्क्वायर ओवर 2 और प्लस t, और लिमिट हमारे पास t इज इक्वल टू 0
t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 हमारे पास। तो उसके बाद फिर इसको हल करते हैं, तो हमारे पास जवाब जो है 2 पाई और 13 का अंडर रूट ओवर 9, और यहाँ पे लिमिट आएगी जी 1 का स्क्वायर, यानी 1 डायरेक्ट ही कर देते हैं 1 + 1। अब बाकी दूसरा जो है लिमिट वो रखेंगे, वो 0 हो जाएगी। तो इसका जवाब जो आपके पास आएगा वो हमारे पास ये आएगा। ये जवाब आता है जी 4 पाई ओवर 9 और 13 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर है। तो ये इस बात को अब जनरलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरीके से जनरलाइज करते हैं। बाकी इंशाल्लाह, यानी हमने 6 केसेस पढ़े, पहले फिर दोबारा छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमारे पास जो है कि रेवोल्यूशन हो अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन लिमिट जो होंगी वो आपके पास एक्स एक्सिस की हो, पहला केस। इसके केसेस 1 पीछे भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करने को कहा जाए, लेकिन लिमिट जो सी हो वाई एक्सिस की हो ये। और तीसरा केस के लिमिट अब रिवॉल्वेशन जो सी है रिवॉल्व करने को कहा जाए अबाउट वाई एक्सिस और लिमिट भी वाई की हो। और फोर्थ केस हमारे पास क्या कहती हैं, लिमिट जो सी हैं यानी रिवॉल्व करने को कहा जाए अबाउट वाई एक्सिस, और लिमिट जो हो वो आपके पास क्या कहती हैं लिमिट दूसरे एक्सिस की हो यानी एक्स एक्सिस की। फिफ्थ केस हमारे पास के हम जो है ना यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस की दी हुई हो और उसके अंदर ये कहा जाए कि x इज इक्वल टू टी जो है वो हमारे पास उसके अंदर अबाउट एक्स एक्सिस रिपीट किया जाए और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हो, चाहे वो थीटा में हो, टी में हो, यू में हो, जिस मर्जी में हो। और छठा केस हमारे पास ये है, सिक्स पॉसिबिलिटी, कि जी आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हो और उसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको अबाउट वाई एक्सिस दिया जाए। एक पैरामीट्रिक विद एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस रिवॉल्व करना, और एक पैरामीट्रिक रिवॉल्विंग जो है अबाउट वाई एक्सिस है। तो ये 6 पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की। उसके अलावा हमने एक ग्राफ डिस्कस किया यहाँ पर कि ग्राफ की स्ट्रेट लाइन का कैसे ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया कि हम लिमिट्स के अंदर शफलिंग कैसे करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम किस तरीके से पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पर करते हैं। इंशाल्लाह जी बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।